सर। कम इन आ जाइए। थैंक यू सर। राम सर। राम। हैव अ सीट। थैंक यू सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप किस भाषा में कंफर्टेबल है? हिंदी में सर। हिंदी में। अपना परिचय दीजिए बिना अपना नाम बताए। सर मैं बिहार के पश्चिम उत्तर जिले गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ। वहाँ मैंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो सिवान से पूरी की है। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो है वो हिंदी विषय के साथ जगदम कॉलेज छपरा जो कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है वहाँ से मैंने कंप्लीट की है। मेरी जो हॉबी है सर वो किचन गार्डनिंग है। इसके अलावा मैं एक मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ कायरत महिला हूँ सर। इसके अलावा ओवर थिंकिंग मेरी एक बड़ी समस्या है। समस्या बताने की जरूरत क्या है? क्यों बताया आपने समस्या अपना? सर मुझे लगता है कि एक इंसान के रूप में सर आप में दोनों पहलू होते हैं, तो जब हम व्यक्त कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से सर दोनों पहलू व्यक्त किए जाने चाहिए। हिंदी साहित्य में आपका रहा है ना? जी सर। हिंदी साहित्य से ऑनर्स रहा है? जी सर। आप मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी सर। की एक कविता है चांद और कवि, शायद आपने पढ़ा होगा। जी सर। उससे कुछ पंक्तियों को सुनाइए। सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। आदमी का सपन है वह बलबला जल का, आग बनता है और कोई फूट जाता है। नहीं सुना आपने? सर सुना है मैंने अभी। हॉबी आपकी है गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग। यस सर। मैं अभी रिसेंट में एक घर बनाया, उसमें एक किचन है जी। और उसमें मुझे प्लांटेशन करना है। उसमें मुझे जो है मतलब पौधे लगाने हैं किचन में। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए ऐसा कोई 5 पौधा जिसमें मिट्टी की आवश्यकता कम हो, है ना, और वो अच्छे से उसका मतलब कोई हीट वगैरह से उसको कोई नुकसान ना हो और मेरा किचन भी अच्छा रहे। सर पहले मैं आपको अपने तरफ से क्लियर कर दूं कि मैं जो किचन गार्डनिंग करती हूं सर उसमें एक खुले और हवादार जगह की आवश्यकता होती है। जैसे मैं छत पे किचन गार्डनिंग करती हूं। लेकिन आप तो उसमें मनी प्लांट वगैरह सब लगाते ही होंगे। मैं इस परिदृश्य से आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं किचन अपना बनाया हूँ, मुझे वहाँ पे 3, 4, 5 पौधे रखने हैं। आप मुझे जो भी पौधे वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, जो उसको शोभित भी कर पाएंगे, आप वैसा बताइए मुझे कि वहाँ पे कौन कौन सा लगाया जा सकता है, मतलब इंटीरियर ऑफ द हाउस। सर सॉरी सर मेरा इंटीरियर से संबंधित नहीं है। मेरा अच्छा, हाँ, बताइए, मेरा प्रॉपर वेजिटेबल्स है। ठीक। तो सर मेरा जो सब्जी जिसमें कम धूप की आवश्यकता होती है उसको आप किचन में लगा सकते हैं। जैसे? लेकिन मैं फिर कहूँ सर उसमें 1 से 2 घंटे आपको कहीं ना कहीं ऐसे धूप वाले जगह पे उसमें रखना ही पड़ेगा आपको। बताइए फिर से। इसमें सर आप धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं सर। धनिया है और सर पालक भी आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा सर जैसे कि टमाटर का जो पेड़ है वहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँ कि 1 से 2 घंटे आपको धूप की आवश्यकता उसमें निश्चित रूप से होगी। ठीक है। जैसे हिंदी में आपने ऑनर्स क्या है? अनुप्रास अलंकार क्या है? सॉरी सर। बहुब्रीहि समास के बारे में बताइए। सॉरी सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, कोई एक ऐसा राइटर बताइए जिनके बारे में आप सहज हैं, बात कर सकते हैं। सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वर्तमान में आदम गुंडवी। श्रीकांत त्रिपाठी निराला का एक बहुत फेमस उनका एक किताब है, एक मतलब उनका कह सकते हैं वो क्या उपन्यास है, कौन सा है? सर उपन्यास के विषय में तो नहीं सर, लेकिन अनामिका और परिवार उनके सर काव्य संग्रह है। ठीक है। अनामिका से कुछ पंक्तियाँ बता सकती हैं आप मुझे? अनामिका में सर उनके कुछ रचना है सर, जैसे राम की तुलसी पूजा, राम की शक्ति पूजा है सर, कुकुरमुत्ता है सर, सरोज स्मृति है, इन सब तरह में है सर, इसमें बता सकती हूँ मैं। ठीक है। आपके बिहार में मतलब बिहार के परिदृश्य को दिखाते हुए हिंदी साहित्य में ऐसे कोई कवि हैं या ऐसे कोई लेखक हैं जिन्होंने बिहार की चीज़ों को दिखाकर कोई उपन्यास लिखा या बिहार की परिस्थितियों को समझाने के लिए कोई ऐसा गांव की परिस्थितियों को समझाने के लिए कोई किताब लिखा या उपन्यास लिखा, कोई कहानी लिखा? जी सर। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल। उनका मैला आंचल एक है, बताइए जरा इसके बारे में। सर इसमें सर ग्रामीण आंचलिक पृष्ठभूमि को सर मुख्य रूप से दर्शाया। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैला आंचल गांव में बहुत सारी कुरीतियों को, जो गांव में शायद महिलाओं के मतलब जो सम्मान और प्रतिष्ठा के अगेंस्ट मुझे कुछ कुछ चीज़ें इसमें लगी हैं। आप किस तरीके से मतलब इसको देखती हैं? सर मुझे लगता है किसी की पर्सनल चीज़ों को या किसी भी जगह के महिलाओं के खासकर पर्सनल चीज़ों को कुछ मतलब दिखाना ये गोपनीय का विषय होना चाहिए, ना कि सामाजिक एक मतलब वो एग्जाम्पल के सेट के जैसा दिखाना चाहिए। आपका क्या मानना है?
सर जैसे कि एक कवि ऐसे अपने उपन्यास का एक दायित्व होता है सर कि जब भी वो किसी समाज के बारे में लिख रहा है तो उस समाज की वास्तविक चित्रण जो है उसकी रचना में सर झलके या फिर उभर के आए। तो यहाँ पर सर रेणु जी ने जो रचना की है सर, उस समय की जो स्थितियाँ थी, उस समय की स्थिति में जो आंचलिक स्तर पर उन्होंने लिखा है, जिस क्षेत्र को उन्होंने जो है अपने रचना में स्थान दिया है, तो वहाँ पे सर उस समय महिलाओं को लेकर वो स्थिति थी जिसको उन्होंने जीवंत रूप से अपने रचना में दिखाने का प्रयास किया। कुछ ऐसा नेगेटिव पहलू बताइए जो इसमें नकारात्मक चीज़ें जो एक महिला के लिए बताई गई हैं, उन पे चर्चा कीजिए जरा। क्या क्या दिखाएंगे हैं जो नकारात्मक हैं समाज में? जो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नकारात्मक ही रहेंगे, मतलब वो नकारात्मक है जो नहीं होना चाहिए। ऐसे क्या चीज़ों पे आप प्रकाश डालना चाहेंगे? मुझे बहुत ज़्यादा रिकॉल तो नहीं है, लेकिन ये है सर कि महिलाओं की मतलब जो आज़ादी है उसको सर एक गलत तरीके से इसमें दर्शाया गया है कि इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कुछ इस तरीके का दिखाया गया। क्या है सर? मेरा यही है कि सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से तात्पर्य ये है कि जब आप किसी एक व्यक्ति के साथ, एक चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, जिसके साथ भी आप अगर शादीशुदा ज़िंदगी में हैं, आपने जो है उसको अपनाया है सर, उसके अलावा अगर आप उसके बाद भी कहीं और अपना सर संबंध स्थापित करते हैं तो निश्चित रूप से ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की श्रेणी में आता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सही है या गलत है? और अगर सही है तो समाज में किस तरीके से प्रभावित करेगा, और अगर गलत है तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई, या हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हमारा जो न्याय व्यवस्था है इसके ऊपर कुछ ऐसा एक्शन क्यों नहीं ले पा रही? सर इसको सर सही मेरे हिसाब से अच्छा, जब वो लिखा कब गया है? क्या उस समय एडल्ट्री क्राइम था जिस समय ये लिखा गया है? सर ऐसा कोई सर संवैधानिक स्तर पे तो सर उस समय कुछ नहीं था, लेकिन सर कब की कहानी है? महिला आंचल कब के परिदृश्य को दिखाना चाह रहे हैं वो? सर ये जो मध्यकाल से निकलकर आधुनिकता बोध की तरफ जो समय बढ़ रहा था उसी समय का है सर। उस समय मुझे लगता है कि एडल्ट्री वाज अ क्राइम। हाँ, आगे बताइए। सर ये क्राइम तो सर हमेशा से रहा है, क्योंकि हमारा भारतीय समाज जो है वो एक नैतिकता के जो ढांचे पर वो उस समय उस मुताबिक गलत जरूर रहा है सर, लेकिन संवैधानिक रूप से मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है जो इसमें बनाया गया। ठीक है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को किस मतलब नज़रिए से देखना पसंद करेंगे आज की करंट मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए? सर आज के मौजूदा स्थिति में ध्यान रखते हुए और मेरे स्वयं के मत से भी सर निश्चित रूप से ये सही नहीं है सर। क्यों नहीं है सही? क्योंकि सर इसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, सिर्फ ये बात नहीं है सर। इसमें धोखा का बात तो नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने अभी मामले सामने आते हैं सर, उसमें अधिकांश पे सर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शामिल नहीं होती है। ठीक है। और जहाँ पे जब सर शादी विवाह जो है मामला होता है वो दो लोगों के सर जो समझ पे आधारित होता है, तो कहीं ना कहीं अगर एक व्यक्ति बाहर में अगर संबंध स्थापित कर रहा है सर, तो निश्चित रूप से वो दूसरे को जो है, और वैवाहिक जो मूल्य होते हैं जिसको हम 7 वचन के रूप में संग्रहित करते हैं कुछ जगह पे सर, इस बाकी भी अलग अलग तरीके के। हाँ सर, जो उनमें तो 7 वचन ऐसा कुछ है नहीं। उनमें भी एक सर निकाहनामा होता है जिसपे ऐसे कुछ जो है वो कंक्लूड होते हैं। तो सर ऐसे जब आप किसी भी तरीके के एक तरह से शादी विवाह जो है वो एक तरफ से पार्टनरशिप है सर, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें लिखित और कुछ चीज़ें अलिखित रूप से भी जो है सामाजिक रूप से भी आप पर एक दायित्व होता है। तो आप अगर कभी भी इस दायरे से बाहर जाते हैं सर, और बाहर जाते हैं अपने पार्टनर की मर्जी के खिलाफ जाते हैं, तो सर मुझे लगता है कि ये समाज में मैं पर्सनली आप मुझे लगता है कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू लाइफ है ना। और इसमें मुझे ये समझ मैं जहाँ तक मैं बना पाता हूँ, संविधान ने मुझे एक ऐसा आज़ादी दिया है कि मैं अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को जी सकता हूँ। और अगर आप किसी के साथ असहमति नहीं बना पाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो ये तो गलती आपकी है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से शादी किए नहीं। आप प्रेशर में शादी कर लेते हैं, घर वाले के प्रेशर में, और उसके बाद फिर आप बोलते हैं कि नहीं ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गलत है या फिर वो सही है। तो ये मुझे लगता है कि स्टार्टिंग पहलू में ही जब आपको आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 जब आपको आज़ादी देता है कि आप अपने मनपसंद लड़के से शादी करना चाहते हैं, उस समय फिर कास्ट बीच में आ जाता है, उस समय रिलीजन बीच में आ जाता है, उस समय सोशल स्टेटस बीच में आ जाता है, डॉरी बीच में आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को सुधार अगर ढंग से किया जाए तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ऐसे केसेस बढ़ेंगे नहीं। जैसे कि अभी रिसेंट में कुछ हुआ क्या है, बिहार में और अन्य राज्यों में डाइवोर्स के केसेस अचानक से बढ़े हैं, है ना। लॉकडाउन के बाद ऐसी वृद्धि हम लोगों को देखने को मिली है। तो इसका क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से?
सर क्योंकि जैसे आपने पार्टनर की बात बोली कि पार्टनर के सहमति के बिना कुछ नहीं करना चाहिए या कुछ भी इस तरीके का नहीं, लेकिन इंटरेक्शन तो किसी से भी हो सकता है। ओवर पॉजिटिवनेस जो होता है लोगों का, ओवर थिंकिंग जैसा कि आपने बताया, ये भी तो एक कहीं ना कहीं बैरियर के रूप में काम कर रहा है लोगों के लिए। आधा से ज़्यादा रिश्ते मतलब भारत में इसलिए टूट जा रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य है नहीं, दोनों स्थापित कर ही नहीं पा रहे हैं। देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप। आपने आपकी परिस्थितियों के बारे में अपने पापा से कब बात किया लास्ट टाइम? सर मेरे परिवार में सर इस तरह की स्थिति है कि मेरे पिता जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं सर डेली वे में उनसे अपनी सारी बातें सर शेयर कर पाती हूँ। ठीक है, हाँ, अब बताइए, कंटिन्यू कीजिए कि किस लेवल से आप देखती हैं डाइवोर्स के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? सर डाइवोर्स के केसेस जैसे कि आपने सर पहले बताया कि हमारे यहाँ जो शादी ब्याह लोग सामाजिक बंधनों के आधार पर कर लेते हैं, जिसमें कि सर आपने कहा जैसे कि जाति है, समाज है, ये एक बहुत की फैक्टर अदा करता है। तो सर एक ये चीज़ हो गई कि आप जब अपनी मर्जी से शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो मर्जी से शादी नहीं करना या फिर किसी को बिना जाने शादी ब्याह, इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि ज़्यादातर जो डाइवोर्सेस देखने को मिल रहे हैं वो लव मैरिजेस में दिख रहे हैं। ये भी तो एक एक्सेप्शन है। गवर्नमेंट किस तरफ काम करे, समाज को स्थिरता किस तरीके से प्रदान किया जाए। जहाँ पे डिसीजन बाप माँ ले रहे वहाँ पे भी गलत हो जा रहा है, जहाँ पे डिसीजन हम खुद ले रहे वहाँ पे भी गलत हो जा रहा है। तो इसका एक मापदंड क्या होना चाहिए जिससे सामाजिक समस्याओं का निवारण किया जा सके? क्योंकि आप हिंदी भाषा की एक मतलब स्टूडेंट विद्यार्थी रही हैं और आपने बहुत सारे घटनाओं को पढ़ा होगा, कहानियों को पढ़ा होगा, उसके माध्यम से चीज़ों को अच्छा समझ भी रही होंगी आप। मैं उस आधार से आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सर समस्या सर हर एक व्यवस्था में होती है। जो हम लोग अरेंज मैरिज वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं उसमें भी समस्या है सर, और लव मैरिज वाले में भी है। तो सर सरकार चूँकि एक विवाह जो होता है वो मेरा पर्सनल मानना है जी सर कि मैं अरेंज मैरिज को ज़्यादा अपना प्रेफरेंस देता हूँ। मेरा वोट लव मैरिज और अरेंज मैरिज में चुनने का अगर होगा तो मैं मानता हूँ कि अरेंज मैरिज ज़्यादा बेहतर है लव मैरिज से। आपका क्या मानना है? सर मेरा यहाँ पे मत सर थोड़ा सा अलग है। मैं अरेंज मैरिज की तुलना में सर लव मैरिज को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे जो है एक व्यक्ति को बिना जाने, चूँकि सामाजिक प्रेशर में आके आप उस पर सिर्फ शादी कर रहे हैं, विवाह जैसे महत्वपूर्ण फैसले में आप उसके सहभागी हो रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से आगे चल के सर कहीं ना कहीं जो है वो आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है, जो मेरा मत है। ऐसा प्रत्येक केस में नहीं देखा गया है सर, एक्सेप्शन हर जगह है। लेकिन सर अगर लव मैरिज को मैं इसलिए प्रेफरेंस दे रही हूँ यहाँ पे विवाह जैसे मामलों में, चूँकि आधुनिकता का दौर है सर, और ये जो युग है स्वतंत्रतावादी है। यहाँ पे हर आदमी के विचार जो है स्वतंत्र हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ जैसे शब्द जो हैं वो बहुत छोटे पड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में सर मुझे लगता है किसी बिना जाने किसी से शादी ब्याह करने से अच्छा है कि आप जिसको जानते हैं उससे शादी विवाह कीजिए, तो यहाँ पे सर टिकने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, हिंदी विषय को आप किस प्रकार से प्रशासन में यूज़ करेंगी, इसका प्रयोग कैसे करेंगी? सर जो भाषा और साहित्य है, सबसे पहले तो सर इसका इस्तेमाल सर प्रशासनिक भाषा के तौर पे सर जब आप प्रशासनिक भाषा के तौर पे काम करने जाते हैं तो उसमें आपको जब जो आपका अभिव्यक्त करने का माध्यम होता है वो एक परिमार्जित और मानकीकृत होता है। तो सबसे पहले तो सर ये हो गया। दूसरा सर जो हिंदी का जो योगदान है उसमें हिंदी साहित्य जब आप पढ़ते हैं सर तो इसमें काल विभाजन के द्वारा आपको प्रत्येक काल की घटनाओं का, प्रत्येक काल के जो परिस्थितियाँ थी उसकी समझदारी आपको विकसित होती है। तो निश्चित रूप से आगे जब आप प्रशासन में जाते हैं, इस तरह की कोई अगर परिस्थिति आती है तो आपका जो पूर्व का अनुभव रहेगा उससे हेल्प लेके आप यहाँ पे जो है वो काम कर सकते हैं। तीसरा सर सामाजिक और सुधार आंदोलनों के रूप में भी, सुधार कार्यक्रमों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे सर हमने भक्ति काल पढ़ा है, भक्ति काल में हमने देखा है कि किस तरीके से व्यवस्था से विद्रोह किया गया है, या फिर हम आधुनिक काल भी देख रहे हैं सर किस तरीके से जो है व्यवस्था से विद्रोह के अलावा जो है नए जो क्रांति को जन्म दिया जा रहा है, आक्रोश है, या फिर कहिए कि सुधार की एक भावना विद्यमान है। तो अगर हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करके साहित्य में ये प्रशासन में आते हैं तो निश्चित सुधारात्मक कार्यों को भी सर हम बढ़ावा दे सकते हैं। जी सर, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि आप विश्वसनीय दुनिया का संकलन करना चाह रही हैं जिसमें कि कोई कुरीतियाँ ग्राउंड लेवल पे ना हो या बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो, सुदृढ़ हो। क्या ऐसा परिकल्पना करना सही है या ये ओवर एक्सपेक्टेशन हो गया किसी भी मौजूदा स्थिति को देखते हुए? सर व्यवस्था सर हमने देखा है परिवर्तन ही संसार का नियम है सर।
हो सकता है जो व्यवस्था अभी अविश्वसनीय लग रही है, मुझे लगता है कि चूँकि मैंने पहले ही सर आपसे कहा कि मैं एक दृढ़ निश्चयी महिला हूँ, मुझे लगता है कि अगर आप सही तरीके से काम को करने में यकीन रखते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन जरूर आता है जब आप परिस्थितियाँ आपके पक्ष में होती हैं और आप जैसा चाहते हैं वैसा व्यवस्था का निर्माण कर पाते हैं। तो जिस सुधार और जिस जो सुरक्षित समाज की मैंने बात की है, मुझे लगता है ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अगर इसको ठीक तरीके से लागू किया जाए, इस पर कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से ये हासिल हो सकता है। ठीक है, आपके सामने मैं 3 चॉइस दे रहा हूँ। जी सर। महात्मा गांधी का समाज, जी सर, है ना? जी सर। राम जी का समाज, जी सर, आपका समाज, तीनों को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप 1, 2, 3 क्रम में रख सकती हैं। सर सबसे पहले तो सर यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ सर कि समाज सर जैसे कि जो भी आपकी पॉजिटिव परिकल्पना है, मतलब आप अपने हिसाब से निर्माण कर सकती हैं वैसा, मतलब सब आपके जैसा हो जाएगा। मैं बस उस समाज का आपको दे रहा हूँ उसका ऑप्शन। सर मैं किसी को भी श्रेष्ठ और कमतर कहने से पहले मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ सर कि समाज जो है और परिवेश जो है वो तत्कालीन समय के आधार पर निर्मित होता है। तो चूंकि मैं अभी वर्तमान समय में हूँ सर, और मैंने जो बाकी दोनों समय है जिसके बारे में आपने बात की उसके बारे में मैंने पढ़ा है, मैंने उसको जिया नहीं है। मैं जिस समय को जी रही हूँ सर वो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से वो प्रथम इस पर आएगा। और सर दूसरा, चूँकि गांधी जी की संकल्पना के बारे में मैंने पढ़ा है और उसके कुछ अंशों को मैंने देखा भी है, चूँकि गांधीवादी युग समाप्त हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, तो इस आधार पर मैं गांधी जी के काल को दूसरे स्थान पर रखूँगी। और राम राज्य के बारे में भी मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है सर, उनके किसी भी अंश को मैंने महसूस नहीं किया है, तो इसीलिए सर उसको मैं तीसरे स्तर पर रखूँगी। गांधी जी के समाज में पहले स्थान क्यों नहीं आपने दिया, जबकि गांधी जी के प्रिंसिपल को हम लोग DPSP में देश के नीति निर्देश तत्वों में हम लोगों ने समाहित भी किया है। उसके बावजूद आप कह रहे आपका तो कोई समाहित है भी नहीं। जी सर। गांधी जी के समाज को या समाजवाद को हम लोग पहला क्रम क्यों नहीं दे सकते, मतलब आपने क्यों नहीं दिया? मुझे आपसे ये शिकायत सर, जो हमारा समाज अभी निर्मित हुआ है वो हमारे संविधान के आधार पर निर्मित हुआ है, तो संविधान में सर गांधीवादी मूल्यों को तो वहाँ पे समाहित किया ही गया है। तो मुझे लगता है सर कि अभी जो हमारा समाज चल रहा है उसमें तो गांधीवादी मूल्यों के साथ साथ जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उनके भी जो मूल्य हैं वो भी समाहित है। तो इस तरीके से सर हमारे पास तो एक से अधिक जो महापुरुष हुए हैं उनके विचार संग्रहित है, तो इसीलिए मैंने इस युग को पहले रखा सर। ठीक है, कुछ और रुचि बताइए अपना किचन गार्डनिंग के अलावा। सर मैं ट्रैवल करना पसंद करती हूँ। अभी लास्ट कहाँ ट्रैवल किया आपने? सर अभी मैंने उत्तराखंड ट्रैवल किया सर। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है अभी? अभी सर सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। उत्तराखंड गया, उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी सर। पुष्कर सिंह धामी? जी सर। जी सर। ठीक है, क्या क्या सीखा अभी उत्तराखंड में आपने वहाँ पे क्या क्या देखा और किन किन चीज़ों पे आप बिहार में या बिहार के प्रशासन में आकर उत्तराखंड के किन किन चीज़ों को, किन किन मॉरल एथिकल चीज़ों को या किन किन सामाजिक द्वेष्टाओं को आप बिहार के भूमि में लाकर अपना मतलब योगदान देना चाहेंगे, आपको अगर मौका ऐसा मिले तो? सर उत्तराखंड में मैंने पर्यटन के लिहाज से सर विकास देखा। मुझे लगता है कि सर बिहार भी सर पर्यटन के लिहाज से एक समृद्ध प्रदेश हो सकता है, जिसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत भी है सर। तो वहाँ पे मैंने देखा कि सर छोटे छोटे जगहों को भी सर एक पर्यटन स्थल के रूप में सर जैसे बोर्ड लगा देना, और इसके अलावा सर उसके अगल बगल के एरिया के बारे में अगर जब आप नेट पर डालते हैं सर तो उसके बारे में उपलब्ध जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। इसके अलावा सर वहाँ पे जो है वो रोपवे जैसी जो संकल्पना है, इसके अलावा जो सर वहाँ पे टेंट सिटी जैसी संकल्पना है। तो मैंने ये सब चीज़ देखा सर, तो मुझे लगा कि जैसे अगर किसी चीज़ के बारे में अगर आपको ऑनलाइन जानकारी बेहतर तरीके से प्राप्त हो जाती है, इसके अलावा अगर आप वहाँ तक पहुँचने के लिए अच्छे साधन विकसित कर देते हैं, और अगर आप अपने छोटे छोटे पर्यटन स्थानों के महत्व को भी अगर बहुत अच्छे से दुनिया के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें अगर बिहार में भी हो जाए तो सर हमारा जो प्रदेश है वो पर्यटन के लिहाज से न केवल महत्वपूर्ण हो जाएगा बल्कि रेवेन्यू के जनरेट का भी एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे यहाँ संचालित होगा। ठीक है, धन्यवाद सर। अभी उत्तराखंड के बारे में बात बोलते तो उत्तराखंड में कौन सा हिमालय कौन सा भाग है उत्तराखंड में? सर शिवालिक रेंज जो वहाँ पे है। कुछ हिमालय जैसे कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, इस सब का नाम? सर कुमायूं हिमालय का भाग है सर। कुमायूं किस दो नदी के बीच में है? सर तीस्ता और सर सतलज और काली, ये भी सर सॉरी काली है, कंफर्म? जी सर। थोड़ा यहाँ पे जो हिमालय का जो पार्ट है उसको उत्तर से दक्षिण को थोड़ा बताइए तो।
सर सबसे पहले तो सर लघु हिमालय और वैसे हाँ। सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, हिंदी आपका ऑप्शनल रहा, सॉरी हिंदी आपका क्वेश्चन पेपर में रहा है। तो भारत का राष्ट्र कवि कौन है? भारत का राष्ट्र कवि सर दिनकर को कहा जाता है। दिनकर। जी पूरा नाम क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। उनकी कोई महत्वपूर्ण रचना? जी सर रश्मि रथी, उर्वशी है, हुंकार है सर, संस्कृति के साथ। 2 लाइन जो आपको मोटिवेट करता हो। सॉरी सर मुझे भी। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसको होने के पीछे कारण क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वार सर भारत के योगदान भी बताना है। सर फर्स्ट वर्ल्ड वार तो सर हिटलर की नीतियों की वजह से ही हुआ था सर। और भारत का सर मैं योगदान बताऊं तो विश्व 2 भागों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और एक दूरी राष्ट्र सर। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? सर मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, जो उसके साथ जो अमेरिका, ये लोग सर, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। सॉरी सर। आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर, कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी? चौथे में सर 1799 में जो हुआ था। और संधि हुआ था कुछ? श्रीरंगपट्टनम की संधि सर तीसरे में हुई थी, 90 से जो 92 में हुआ था सर, कर्नावालिस के और टीपू सुल्तान के बीच में सर। जी सर। और क्या हुआ था? और सर श्रीरंगपट्टनम की संधि में सर बहुत बड़ा हर्जाना भी देना पड़ा था। उसके 2 पुत्रों को सर कर्नावालिस ने रख भी लिया था। उसने कहा भी था कि बिना कुछ किए ही मैंने अपने दुश्मन को सर जो है पंगु बना दिया। और इसी युद्ध के सर पश्चात जो चौथा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, तो बिहार में कितना अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का? सर बिहार में सर 2, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, जो 11 और एक सर 22 में हुआ है सर। उसके बाद भी तो हुआ था शायद, लेकिन 2 ही हुआ है सर। उस समय तो बिहार था ही, वो ऐसा थोड़ी बोल सकते कि बिहार नहीं था। एक तो और अधिवेशन हुआ है सर। रामगढ़ का नाम सुना आपने? जी सर। कब हुआ था? 40 में सर। अध्यक्ष बताइए। राजेंद्र प्रसाद सर। अच्छा, बैड बैंक्स का नाम सुनिए, बैड बैंक्स। सर मैंने सुना है बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही उसको। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ तो सर एक शेयर होते हैं जो किसी कंपनी के द्वारा सर जारी किया जाता है। तो रिलायंस की जो कंपनी का शेयर जारी करे तो उसको आईपीओ बोलेंगे। सॉरी सर। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए सर वैसे लोन होते हैं सर, जो कि मतलब बैंक जो है उसको ये नहीं कर पाता है सर। क्या मतलब बैंक वापस नहीं ले पाता है सर। नहीं ले पाता है कि हम लोग नहीं दे पाते हैं? सर मतलब दे नहीं पाते हैं सर, जो चुका नहीं पाते हैं। कितना दिन जवानी मैं बैंक से लोन लिया और मैं 6 महीना अपना ब्याज नहीं भरा, क्या एनपीए में कैलकुलेट होगा? सॉरी सर इसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। भारत में स्थापित होने वाली पहली बैंक? सॉरी सर। घर्षण जनित बेरोजगारी क्या होती है? घर्षण जनित बेरोजगारी जो सर व्यवस्था में किसी बदलाव के कारण जो उत्पन्न होती है सर, वो घर्षण जनित बेरोजगारी है सर। मतलब जैसे एग्जांपल? जैसे सर अभी जैसे कोविड काल आया सर, तो इससे जो समाज में बहुत सारे उद्योग बंद हो गए सर, जिसकी वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई है, जिसमें कंपनी में छटनी की गई है सर, वो एक हो सकता है। सक्रिय बेरोजगारी क्या है सर? सक्रिय बेरोजगारी? चक्रीय बेरोजगारी सर जिसमें कि कुछ समय के लिए सर जो व्यवस्था में परिवर्तन होता है, जो ज़्यादा लंबा नहीं होता है सर, वो चक्रीय बेरोजगारी। मंदी और मुद्रास्फीति में क्या अंतर है? मंदी सर जिसमें कि सर बहुत लंबे समय तक जो है वो अर्थव्यवस्था के नीचे गिरने की स्थिति बनी रहती है। और मतलब कैसे नीचे गिरना, मतलब क्या? सॉरी सर मुझे एग्जैक्ट। मुद्रास्फीति में तो सर जब महंगाई बढ़ जाती है। आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है ना? जी सर। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य बताइए। सर सबसे पहले तो दुआब में जब उसने कर लगाया था सर, वो कृषि उत्पादकता के लिए। और दूसरा सर कार्य उनका, वो तो फ्लॉप कार्य उनको गिना मतलब जो उन्होंने किया सर कार्य, कुछ महत्वपूर्ण कार्य बताइए। और एक तो वो कैसा राजधानी सर, तो ये तो सर उनका फ्लॉप है जो उनके उसको किसने बोला था कि इससे छुटकारा उसको मिल गया, जनता को इससे छुटकारा मिला, इससे जनता को छुटकारा मिला? जी सर। इसे कुछ बोला गया था, क्या है जी सर। एग्जैक्ट क्या था वो जब उसकी मृत्यु हुई थी तब बोला गया था सर। कौन ये बोला था बात? सर बदायूं। हिस्ट्री ऑप्शनल है, बताइए कैसे हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर?
सर 39 से 45 तक। उस टाइम संयुक्त राष्ट्र में कौन एग्जैक्ट कारण क्या था? कौन मतलब कोई तो एक देश था जो सब लोग उस पर भिड़े हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सर था क्या? सर जर्मनी था सर। महायान और हीनयान में जो बंटवारा हुआ था बौद्ध धर्म के कौन से मतलब संगति में हुआ था? दूसरे में सर। महायान हीनयान जी क्या है महायान? सर महायान में सर वो बुद्ध को सर ईश्वर के रूप में मान के उनकी पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा को प्राथमिकता देते हैं, जबकि हीनयान ऐसा नहीं मानता है। अभी जो साई भगवान है वो लोग भगवान क्या वो भी भगवान थे क्या? साई को तो मानते वो आदमी थे, बहुत अच्छा काम किए समाज के लिए। सर इसको लेकर सर समाज में जैसे लोगों की विचारधारा होती है सर, उस आधार पे लोग सर उनकी आस्था जुड़ जाती है। बुद्ध का फिर क्यों ऐसा हुआ कि उसके आधार पर बहुत सारे लोग छोड़ दिए, फिर बंटवारा हुआ, तब इसको लोग एक्सेप्ट किए तो उसको भी करना चाहिए। सर बुद्ध भगवान और उनमें इसमें भी सर विचारधारा का ही फर्क है। बहुत सारे सर एक विचारधारा सर जो है वो भगवान के साकार रूप में विश्वास करती है, जिसे सगुण भक्ति कहते हैं सर। तो ये भक्ति काल की धारा है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो अनुयायी होते हैं वो जिसको मानते हैं उनको ये लगता है कि उनका जो ईश्वर है वो सगुण और साकार रूप में किसी व्यक्ति के रूप में भी हो सकता है। तो वो उस धारा के लोग सर बुद्ध भगवान को या फिर साईं भगवान को जो है भगवान की दर्जा दे सकते हैं। लेकिन वहीं पे एक निरंकार भक्ति की जो है एक निर्गुण भक्ति की भी अवधारणा है भक्ति का। आप किसको सपोर्ट करती हैं? भगवान के आकार को बिना बस ऐसे ही कि हर जगह भगवान है? सर मेरा मानना है सर कि मैं दोनों को सर विचारधारा के आधार पर दोनों अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन मेरा मत सर जो है कि ईश्वर जो है सभी जगह पे। आप बचपन से सुनते आ रहे थे कि सीताराम हर जगह सीताराम, लेकिन आजकल जो कुछ लोग हैं या कुछ प्रकार के एक प्रकार समझिए कि समाज के कुछ वर्ग हैं चाहे कुछ पार्टियां हैं जो बस राम को ही प्रमोट कर रही है, तो क्या इससे आपको क्या लग रहा है? ऐसा तो नहीं कि वो लोग उन लोगों को दिख रहा है कि भाई महिला से अलग होना चाह रहे हैं, जेंडर बायसनेस उन लोगों में है? क्योंकि पहले तो सीताराम के अलावा राम को बिना सीता का तो पूरा ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन आजकल क्यों राम राम हर जगह हो रहा है? इसको कैसे देखते हैं सर? ये एक जेंडर बायसनेस का मामला मेरे हिसाब से सर मुझे नहीं लगता कि एक जेंडर बायसनेस का मामला है सर। तो वहाँ पर जेंडर बायसनेस नहीं है, तो अगर कोई आदमी केवल पुरुष समाज के लिए पुरुष अपने लिए कोई काम करे फिर वहाँ पर जेंडर बायसनेस कैसे हो जाएगा? सर पुरुष समाज और में काम करने के लिए सर यहाँ हम लोग वर्तमान में जो हम लोग बोलते हैं हम लोग सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मर्द ही सब कुछ लोअर डिसीजन ले रहा है, तो फिर तो वहीं तो देख कर हम लोग सीख रहे हैं ना कि जब पहले सीताराम थे अब राम जी हो गए, अगले बार राम जी को हटा दें हम लोग। सर यहाँ पर सर सीताराम और राम सर मानने की अवधारणा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीताराम को हटा दिया गया है सर। कोई भी ये जो भी राम को सर मान्यता दे रहा है वो कभी भी सीता को हटाने की बात सर स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता है, क्योंकि ये हमारे यहाँ ये संज्ञा सीताराम के साथ ही सर आती है। उसको लोग शॉर्ट फॉर्म में राम के आधार पर बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि ये एक कहीं ना कहीं जेंडर वाइसनेस को सपोर्ट करता है। लेकिन सर जो हम बात करते हैं पैट्रियाटिक समाज की, तो ये सर एक नितांत और एक निरंकुशशाही प्रतिशतात्मक समाज की तरफ इशारा करता है सर, जिसमें कि क्या है कि जिसमें कि सर एक योजनाबद्ध तरीके से जो है वो महिलाओं के ऊपर जो है वो उनको कमतर करके आंका जाना इसमें शामिल है। अयोध्या में कोई मंदिर बना है, क्या नाम है मंदिर का? सर राम जन्मभूमि मंदिर जो है अयोध्या में बना है। वहाँ पे सीता जी नहीं है सर वहाँ पे सीता जी इसलिए नहीं है सर क्योंकि वो राम जन्मभूमि मंदिर है सर। जब राम जी का वहाँ जन्म हुआ तब सर वो सिर्फ एक पुरुष के रूप में एक बालक के रूप में ही स्थापना है। ऐसा हम मान सकते हैं कि जो वर्तमान में जो राम जी हैं वो सीता के बिना भी कंप्लीट हैं? सर मैं अगर यहाँ पे ये बात कहूँ तो जैसे राम जन्मभूमि में राम जी का मंदिर बना है सर, वैसे ही पुनौरा धाम में सीता जी का भी मंदिर बना है सर। तो यहाँ पे सर ये बातें मुझे नहीं लगता कि हमें ये बात माननी चाहिए कि राम जो है सीता के बिना सर पूर्ण है, क्योंकि जहाँ पे जिनका जन्म स्थान है वहाँ पे उनको प्रमुखता दी गई है सर। बस ये बातें हैं सर। तो अयोध्या तो राम जी के सीता जी की ससुराल भी तो थी। तो सर सीता जी का जब ससुराल है तो सर ऊपर में जब राम दरबार की स्थापना हुई है सर, तो वहाँ पे माता सीता के साथ राम जी तो लगाया गया। जी सर। कैसा लगा मंदिर? सर कलात्मक दृष्टि से भी बहुत अच्छा है सर, और कहीं ना कहीं सर इससे अगल बगल का जो पर्यटन का विकास हुआ है सर,
और रोजगार जो जनरेट हुआ है सर, ये एक बहुत अच्छी जो चीज़। रोजगार मिलेगा वो भारत सरकार के किस रिसिप्ट में जाएगा वो? भारत सरकार दो प्रकार है ना, कि एक होता है क्या बोलते हैं उसको, पूंजीगत आय और राजस्व आय। तो किस में कैलकुलेट किया जाएगा वहाँ से जो आय आएगा उसको? सर वो जो आय है सर, वो राजस्व आय में ही सर कैलकुलेट किया जाए। क्या होता है राजस्व आय? सर राजस्व आय जब सरकार की जो टैक्स लगाती है सर, सरकार उससे जो वसूलती है सर। वहाँ पैसा केवल टैक्स से आ रहा है? सॉरी सर। अच्छा, टैक्स और धार्मिक कार्यों से जो पैसा आता है टैक्स का रिलेटेड, वो संविधान के किस अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया है? धार्मिक कार्यों को लेकर सॉरी सर, मुझे रिकॉल नहीं आ रहा। ठीक। हॉबी किचन गार्डनिंग है आपकी? यस मैम। किचन गार्डनिंग करती भी होंगी Yes, छत पे, ma'am. जैसे अभी आपने कहा कि मैं छत पे करती यस हूँ। मैम। एक बात बताइए जी। कि आप उसके लिए खाद वगैरह का भी प्रयोग करती जी, होंगी जाके, जी, ताकि जी। वो काफ़ी अच्छा फल फूल सके। जी आपके पास खाद के लिए कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, जी। ठीक है, और आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो प्लांट लगाई हैं जी। वो आपको सेटिस्फैक्शन रिजल्ट नहीं दे रहा है, आप सेटिस्फाइड नहीं है उस चीज़ से। बिना घर के चीज़ों का प्रयोग किए अपने छत पे ही ऐसे क्या चीज़ का प्रयोग करेंगी जिससे खाद बना के आप प्रयोग कर सकती हैं अपने पौधे को अच्छे से उगने में मैम, और अपने पेड़ पौधों को बचाने में? मतलब मुझे घर की चीज़ें इस्तेमाल आपको घर के अंदर की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, आपको उनमें से ही किसी चीज़ का प्रयोग करना है, अपने छत की ही चीज़ों का प्रयोग करना है। तो किसका प्रयोग करके आप खाद बना सकती हैं? तो मैम इसके लिए मैं, जैसे कि अगर कोकोपीट एक होता है मैम, जिसमें जो नारियल के जो तेल निकालने के बाद जो पार्ट बचता है। नारियल आपके छत पे नहीं लगा है? अच्छा, छत के चीज़ों से ही। तो छत के चीज़ों में जो बाकी सारे पौधे लगे हुए हैं उनके सूखे पत्ते अगर हैं तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। कैसे उससे खाद बनाने की प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया क्या है? जैसे मैम, अगर मिट्टी में आप नीम के पत्ते को मिलाती हैं या फिर आप सूखे जो पौधे हैं पत्ते हैं उनको मिलाती हैं,